जय हिंद दोस्तों। तो डीसी जनरेटर में हम स्टार्ट कर रहे थे। डीसी जनरेटर के पार्ट को हमने उसका विवरण दे दिया हूँ। इससे पहले वीडियो में पूरे पार्ट को मैंने डिफाइन कर दिया हूँ। अब आगे हम जो डीसी जनरेटर के आर्मेचर होता है एक पार्ट, उस आर्मेचर में जो बाइंडिंग होती है, उस बाइंडिंग के कुछ कंडक्टर होते हैं, अर्थात उसके जो आर्मेचर में बाइंडिंग से संबंधित कुछ पद होते हैं, टर्म होते हैं। तो उस टर्म के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो एक टर्म जो मैंने दो टर्म इससे पहले वीडियो में बता दिया था, एक होता है हमारा कॉइल। तो एक कॉइल को बनाने के लिए हमको मिनिमम 2 कंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है। एक कॉइल को बनाने के लिए कम से कम 2 चालक की आवश्यकता पड़ती है। यदि 2 चालक रहेगा तभी हमारा एक कॉइल का होना संभव हो पाएगा। तो मैंने इस प्रकार से बताया था, उसको फिर से एक बार थोड़ा सा डिफाइन कर दें, थोड़ी थोड़ी चर्चा कर दें। तो एक कंडक्टर ये हो गया, एक कंडक्टर ये हो गया। तो कॉइल को बनाने के लिए हमको 2 कंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है और 2 कंडक्टर को हम क्या कर देंगे, एंड कनेक्शन कर देंगे, तो हमारी हो जाएगी एक कॉइल हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने कॉइल बताया था। अब दूसरा टर्म जो बताया था तो कॉइल स्पेन बताया था, मतलब उस कॉइल का कितना फैलाव है, उस कॉइल का कितना क्या है, फैलाव है, तो वह हो जाता है कॉइल स्पेन हो जाता है। तो इतना इसका जो फैलाव है, इन दोनों कंडक्टरों के बीच की जो दूरी है, तो वह उसकी क्या हो जाती है, कॉइल स्पेन हो जाती है। ये चीज़ बताया था। और जो तीसरा टर्म बताया था तो कॉइल, वो तीसरा जो टर्म बताया था तो पोल पिच बताया था। तो पोल पिच क्या होता है, पोल पिच जो आर्मेचर होता है हमारा, तो आर्मेचर के कितने स्लॉट को, कितने कंडक्टर को वह पोल घेर रहा है। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, आर्मेचर हो गया, और यहाँ पास क्या हो गया, हमारा पोल हो गया। इस प्रकार पोल हो गया। यहाँ पास जितने हमारे कंडक्टर को, जितने स्लॉट को घेरेगा, तो वह उसका क्या कहलाएगा, वह उसका पोल कहलाएगा, पोल पिच कहलाएगा। पिच मतलब क्षेत्र। यह पोल कितने आर्मेचर के स्लॉट के क्षेत्र को घेर रहा है, तो वही हो जाएगा हमारा पोल पिच हो जाएगा। 3 टर्म हमने बताया था। तो अब हम उसके आगे बढ़ते हैं जो नेक्स्ट टर्म के बारे में। क्योंकि यह टर्म जानना हमको इसलिए ज़रूरी होता है कि कहीं हम बोल दें कि कॉइल पिच क्या है, कॉइल पिच इतनी है तो हमको इतना कॉइल कंडक्टर निकाल के दीजिए। मतलब इसके टर्म जो आते रहते हैं, तो टर्म को आपको जानना ज़रूरी है। कॉइल पिच हो गया, कॉइल स्पेन हो गया, और फुल पिच बाइंडिंग, हाफ शॉर्ट पिच बाइंडिंग, है ना, रिजल्टेंट, और आपका फ्रंट और आपका बैक पिच, ये सब क्या होते हैं, इन सब टर्म के बारे में जानना ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अब जो उसके आगे को अब निरंतर रखते हैं हम। तो हमने 3 टर्म पढ़ लिए थे। अब जो आगे उसके टर्म पढ़ने वाले हैं तो वो फुल पिच बाइंडिंग, फुल पिच बाइंडिंग क्या होती है उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पास फुल पिच बाइंडिंग, फुल पिच बाइंडिंग, फुल पिच बाइंडिंग। तो फुल पिच बाइंडिंग क्या होती है, तो फुल पिच बाइंडिंग क्या होगी, फुल पिच बाइंडिंग जो होती है तो इसके जो 2 कंडक्टर होंगे, तो जो फुल पिच बाइंडिंग है तो इसके जो कंडक्टर होंगे तो वो क्या होंगे, तो जो पोल होता है, पोल यदि पोल के बराबर उसके क्या हो गई, कॉइल पिच हो गई, तो वह फुल पिच बाइंडिंग कहलाएगी। इस प्रकार से यदि पोल पिच बराबर कॉइल पिच, बराबर कॉइल पिच, यदि पोल पिच के बराबर कॉइल पिच हो गई तो वह उसकी क्या कहलाएगी, फुल पिच बाइंडिंग कहलाएगी, वह उसकी फुल पिच बाइंडिंग कहलाएगी। आपको ये छोटा सा 2 टर्म याद रखना है। यदि पोल पिच के बराबर कॉइल पिच हो गई तो वह उसकी फुल पिच बाइंडिंग कहलाएगी। देखिए इस प्रकार से जो उसका एक हम ले लेते हैं, यहाँ पास 2 हम कंडक्टर को ले लेते हैं। इस प्रकार से 2 कंडक्टर हो गए। अब इसके हम एंड कनेक्शन को कर दिए, और यहाँ पास हमने क्या कर दिया, 2 ध्रुव को हमने रख दिया, 2 ध्रुव को रख दिया। कौन सा ध्रुव, एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव को रख दिया, एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव को रख दिया। ओके, तो जब हमने एन और एस ध्रुव, 2 ध्रुव के मध्य में एक कॉइल को रख दिया, कहें तो 2 कंडक्टर को रख दिया,
तो इसमें जो पोल पिच होगा तो वो कॉइल पिच के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पास ये पोल पिच है और यहाँ पास क्या है, ये कॉइल पिच, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। यहाँ पास ये पोल है और यहाँ पास क्या है, कॉइल है। तो यह क्या है, एक दूसरे के बराबर है। कहें तो 2 पोल है तो 2 कंडक्टर हैं। तो इस प्रकार से कहेंगे कि जो पोल पिच होती है वो कॉइल पिच के बराबर होती है। और इसमें जो और एक चीज़ निकल के आती है, इसमें हमेशा इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होता है, 180 अंश होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होता है, 180 अंश होता है। इसमें कॉइल के कहें तो चालक का एक सिरा N ध्रुव पर रहेगा और दूसरा सिरा S ध्रुव पर रहेगा, इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रिकल डिग्री है वो 180 अंश होगा। बात आ रही समझ में। इसका एक चालक का एक सिरा N ध्रुव पर रहेगा और चालक का दूसरा सिरा S ध्रुव पर रहेगा, इसीलिए इसका इलेक्ट्रिकल डिग्री है, इसमें इलेक्ट्रिकल डिग्री है वो कितना होगा, आपका 180 अंश रहेगा। तो इसमें इलेक्ट्रिकल डिग्री आपका 180 अंश होता है। ओके, तो जो पोल पिच बाइंडिंग है तो डीसी जनरेटर में पोल पिच बाइंडिंग का उपयोग तब करते हैं जब हमको ज़्यादा ईएमएफ उत्पन्न करना हो। तो सीधा से कहें तो सर्वाधिक डीसी जनरेटर में पोल पिच बाइंडिंग का ही यूज किया जाता है। डीसी जनरेटर में पोल पिच बाइंडिंग का ही यूज किया जाता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो जो फुल पिच बाइंडिंग, हमने पोल पिच बोला, सॉरी फुल पिच बोलना था, हमने पोल पिच बोला। तो डीसी जनरेटर में हम फुल पिच बाइंडिंग का यूज करते हैं, मतलब इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं फुल पिच बाइंडिंग का। इसके आगे देखते हैं तो हम देखते हैं वो शॉर्ट पिच बाइंडिंग। ये फुल पिच हो गई। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट टर्म रहेगा हमारा, जो भी टर्म है 5वां नंबर का रहेगा, वो रहेगा शॉर्ट पिच बाइंडिंग। शॉर्ट पिच बाइंडिंग क्या होगी, तो इन दोनों कंडक्टर के मध्य की जो डिग्री थी वो 180 थी। तो इन दोनों कंडक्टर के यदि मध्य की डिग्री 180 से कम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट पिच बाइंडिंग बोलेंगे। कुछ इस प्रकार से यदि इन दो कंडक्टरों के मध्य की जो इलेक्ट्रिकल डिग्री है, तो यहाँ तक हम ले गए थे तो पूरा तो 180 था, अब मात्र हम यहाँ तक लाते हैं तो यह क्या होगा, 180 से कम हो गया। तो 180 से कम हो गया मतलब इसकी जो कॉइल पिच का मान है वो क्या होगी, 180 से कम होगी, और इसमें पोल पिच का मान अधिक होगा और कॉइल पिच का मान क्या होगा, कम होगा। इसमें क्या होता है, पोल पिच का मान अधिक होता है और कॉइल पिच का मान कम होता है। तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ना कि यह बराबर होता है। इसमें मैंने बराबर लिखा हूँ, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पोल पिच ज़्यादा होगी, कॉइल पिच क्या होगी, कम होगी। तो इसमें पोल पिच ग्रेटर देन कॉइल पिच, फिर ऐसे बोल सकते हैं कॉइल पिच लेस देन पोल पिच, मतलब पोल पिच क्या है, अधिक है कॉइल पिच से। फिर या ऐसे बोल सकते हैं कॉइल पिच कम है पोल पिच से। तो इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो है तो इसको क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट पिच बाइंडिंग। इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट पिच बाइंडिंग बोलेंगे। इसको शॉर्ट पिच बोलेंगे, और जब 180 रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फुल पिच बाइंडिंग बोलेंगे। अब देखिए, यदि हमको सबसे ज़्यादा ईएमएफ हमको मिल रही है फुल पिच बाइंडिंग में, तो फिर हम शॉर्ट पिच बाइंडिंग हम क्यों करें, हमको उसमें कम मिलेगी तो हमको इससे क्या फ़ायदे होंगे। एक चीज़ आपको वैसे भी सोचना चाहिए कि शॉर्ट पिच बाइंडिंग जब हमने बनाया, हमने सर्च किया ही, तो इससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा। हम मानते हैं कि भले से ही इसमें ईएमएफ कम उत्पन्न हुई होगी, लेकिन इसके और कोई फ़ायदे हो सकते हैं, इसीलिए हमने इसका यूज किया।
तो इसमें क्या फ़ायदे हैं, तो इसमें जो फ़ायदे हैं तो आपको यहाँ पास ये देखने को मिलते हैं। इसमें जो इंड कनेक्शन है, क्या है, इंड कनेक्शन है। तो इंड कनेक्शन में मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो कॉइल लगनी थी 2 मीटर लगी, तो यहाँ पास उससे कम कॉइल लगी, हमको दूरी कम हो गई, तो 2 मीटर से कम हमको कॉइल लगनी चाहिए। तो इसमें हमको जो इंड कनेक्शन के वायर हैं, कंडक्टर हैं, चालक हैं, तो वो उसकी क्या हुई, कमी हुई। तो कॉपर महंगा होता है, थोड़ा थोड़ा भी हमने कम किया तो थोड़े थोड़े से बहुत ज़्यादा लास्ट में हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो इंड कनेक्शन होता है, तो इंड कनेक्शन में हमको कॉइल की बचत होती है, कंडक्टर की बचत होती है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट पिच बाइंडिंग का भी हम उपयोग करते हैं। तो हमको कॉइल की बचत हो गई, ये हमारा पहला वो हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब देखिए, यदि कॉइल में कम ईएमएफ उत्पन्न होगी तो क्या होगा, हमको बाहर कम ईएमएफ मिलेगी। तो कम ईएमएफ उत्पन्न होगी तो जो कम्यूटेटर का होता है, कम्यूटेटर होता है और कार्बन ब्रशेस होते हैं, कम्यूटेटर होता है और कार्बन ब्रशेस होते हैं। तो यहाँ पास जो कार्बन ब्रश होगा, तो कम्यूटेटर के ऊपर जो कार्बन ब्रश होगा यहाँ पास, तो यदि कम ईएमएफ मिलेगी तो हमारी जो स्पार्किंग है वो क्या होगी, कम होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि कम्यूटेशन सुधरेगा। तो पोल पिच बाइंडिंग यदि हम करते हैं तो उसमें कम्यूटेशन सुधरता है, जिससे स्पार्किंग कम होगी और उसमें इलेक्ट्रिकल की खपत कम होगी। तो इसमें कम्यूटेशन सुधरेगा और कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग क्या होगी, कम होगी। तो यह शॉर्ट पिच बाइंडिंग का हम यदि उपयोग करते हैं तो हमको ये चीज़ें प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसीलिए आवश्यकता अनुसार हम शॉर्ट पिच बाइंडिंग का भी यूज करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह करें, जहां हमको आवश्यकता पड़ेगी वहां हम शॉर्ट पिच बाइंडिंग का भी यूज करते हैं। ज़्यादातर जनरली तो फिर फुल पिच बाइंडिंग का ही यूज करते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि शॉर्ट पिच और फुल पिच बाइंडिंग में हमको क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया, ओके। अब इसमें हम जो आगे देखते हैं, एक होती है लैप बाइंडिंग और दूसरी होती है वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग को समझते हैं। इसमें आपको जो नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ज़्यादा तो कुछ नोट करने को इसमें दिख नहीं रहा। नोट किया हुआ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम समझते हैं लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। क्या होती है लैप बाइंडिंग, कहाँ यूज करते हैं लैप बाइंडिंग का, क्या होती है वेव बाइंडिंग, कहाँ यूज करते हैं वेव बाइंडिंग का। तो हम लैप बाइंडिंग और इधर वेव बाइंडिंग, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में। लैप को बोलते हैं पास कुंडली। वेव मतलब, वेव तो आप सुने होंगे बहुत सारी कि वेव जो होती है ऐसी वेव यानी तरंग, कुंडली तरंग कुंडली। अब लैप क्या होती है और वेव क्या होती है, ओके। तो जो लैप बाइंडिंग होती है ना, इसमें जो कंडक्टर के कॉइल के प्रत्येक टर्न होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, चढ़े होते हैं। जो पास बाइंडिंग होती है, लैप बाइंडिंग होती है, इसके कंडक्टर के जो टर्म होते हैं, कंडक्टर के टर्म जो होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, कुछ इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। और जो तरंग बाइंडिंग होती है, वेव बाइंडिंग होती है, यह एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं होते हैं, कुछ इस प्रकार से निरंतर ये आगे बढ़ते रहते हैं, बगैर चढ़े
यह निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से यह लैप होती है और यह क्या होती है, वेव होती है। वो वेव होती है और एक होती है लैप होती है। और इसमें हम समझें कि कम्यूटेटर पर आप चित्र बना के दर्शाइए कि कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं और इसकी क्वाइल कैसी होती है। तो इसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। पहले हमने क्या किया, दो चालक ले लिया और एक हमने और चालक ले लिया। अब इस चालक के क्या किया, हमने इंड कनेक्शन कर दिया और इस चालक में हम कुछ इस प्रकार से इंड कनेक्शन कर दिया। यहाँ पास ये निकल आया और यहाँ पास ये निकल आया। अब इसको हम लगा देते हैं क्या, कम्यूटेटर। इसको हम कम्यूटेटर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमने कम्यूटेटर को लगा दिया। तो यहाँ पास हमको इस तरह पास बाइंडिंग देखने को मिली, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, चढ़ी हुई है, ओवरलैप कर रही हैं। और इसमें कैसे मिलेगी, हमको निरंतर आगे बढ़ते हुए हमको देखने को मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार से हमने क्या किया, चालक ले लिया इसका और यहाँ पास हमने इसको ऐसे दर्शाया। अब इसको हम इससे पहले वाले कंडक्टर को और इसको कुछ इस प्रकार को जोड़ दिया और इसके क्या कर दिए, हमने इंड कनेक्शन कर दिए। इसके हमने इंड कनेक्शन कर दिए। अब यहाँ पास चालक से हमने इसके कम्यूटेटर को क्या किए, इस प्रकार से जोड़ दिए। अब इसके बीच में जो कम्यूटेटर होंगे वो एक से अधिक होंगे, क्योंकि यह निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, एक से अधिक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ इस प्रकार से। और इसमें क्या होंगे, निरंतर 1 2 है ना, इसमें ऐसे ही रहेंगे। तो ये हो गई हमारी पास बाइंडिंग और ये हो गई हमारी तरंग बाइंडिंग। अब इसमें जो हमको टर्म निकल के आते हैं, पद निकल के आते हैं, तो इसमें हमको यह ध्यान रखना होता है कि इसमें जब हम शुरू में कोई हम तार को एक टर्म लपेट दिए, एक टर्म हमने लपेट दिया, वो उसको हम ध्यान में रख लिए। अब उसके ऊपर हमने और टर्म लपेटते गए, तो जो सबसे शुरू टर्म हम लपेटे थे वो तो है ही, जब उसके ऊपर हमने लपेट दिया तो वो सबसे पीछे हो जाएगा ना। और जो हमने लपेट के हमको यहाँ पास दिखने को मिल रहा है, ये सबसे आगे हो जाएगा, तो ये फ्रंट में हो जाएगा। और जो शुरू में मैंने लपेटा था वो सबसे पीछे हो जाएगा। तो जो सबसे पीछे हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे पश्च कुंडली। क्या बोलेंगे उसको हम, पश्च कुंडली, या इंग्लिश में बोले तो बैक। ये कुंडली नहीं तो उसको हम बोल सकते हैं, उसका क्षेत्र जो है तो उसको बैक पिच बोल देंगे, उसको हम बैक पिच बोल देंगे, यानी पश्च क्षेत्र बोल देंगे। तो उसको जो सबसे पीछे है, शुरू में मैंने किया था लेकिन वो सबसे पीछे हो गया, कब, जब उसके ऊपर हमने परत चढ़ाते गए, तो वो हो जाएगी हमारी बैक पिच। तो शुरू में हमने मात्र इस कंडक्टर को लिए थे, ये दोनों जो कंडक्टर हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो यह दो कंडक्टर को हमने शुरू में लिया था। तो यह दोनों कंडक्टर हमारे हो जाएंगे बैक पिच, इसको हम नाम देंगे बैक पिच। बैक पिच को हम बाई 20 से दर्शाएंगे। तो यह बैक पिच हो गई। तो इसको हम बोलेंगे कि बैक पिच क्या होगी, तो बैक पिच क्या होती है, जो आर्मेचर कॉइल के शुरू में लपेटे गए कंडक्टर, आर्मेचर कॉइल के जो शुरू में लपेटे गए पश्च क्षेत्र, तो वह क्या होगी, हमारी बैक पिच होगी। तो जो सबसे पहले लपेटे गए थे, शुरू में लपेटे गए थे, वही होती है हमारी बैक पिच। अब ये देख रहे हैं कि बैक पिच में हमको
चित्र में सीधा स्पष्ट दिख रहा है कि जो हमारी बैक पिच है तो कुछ इस प्रकार से है। तो हमने जब इस चित्र को बनाया, इसी सेम यहीं पास जो हमने इस चित्र को फोटोकॉपी किया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हम देख रहे हैं, तो इसी को हम शुरू में क्या बोले थे, इसी को हम बोले थे कॉइल, इसी को हम कॉइल स्पेन बोले थे। तो यह क्या है, कॉइल स्पेन है। और क्या है, यदि अभी की डिफिनीशन में देखें तो क्या है, बैक पिच है। पास बाइंडिंग की डिफिनीशन में देखें तो यह क्या है, बैक पिच है। लेकिन जो शुरू में हमने पढ़ा था तो इसी को बताया था कॉइल स्पेन, जो कॉइल का फैलाव है। तो यह कॉइल फैलाव के कॉइल स्पेन के बराबर होती है। जो बैक पिच होती है वो कॉइल स्पेन के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये होता है हमारा बैक पिच। अब बैक पिच है हुए जो पश्च क्षेत्र हो गया, पीछे का क्षेत्र हो गया। अब इसको जब हमने शुरू में लपेट दिया था वो पीछे का क्षेत्र हो गया। अब इसको लपेटते गए तो जो हमको अब मिल रहा है, सबसे आगे मिल रहा, फ्रंट में, सामने में मिल रहा, तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे, फ्रंट पिच बोलेंगे, फ्रंट पिच बोलेंगे। तो इसमें हमको फ्रंट पिच क्या देखने को मिल रहा, तो एक सिरा हम लेंगे यहाँ से, एक सिरा हम लेंगे यहाँ से, और जो दूसरा सिरा लेंगे हम तो यहाँ से लेंगे, तो इसको हम बोलेंगे फ्रंट पिच बाई एफ। तो इसको हम कैसे डिफिनीशन देंगे, तो जो फ्रंट पिच होगा आर्मेचर कॉइल का, आर्मेचर कॉइल के हमने पहले क्या लिया, यहाँ से घुमा के लिया पहले वाले कॉइल का दूसरा सिरा लिया, ये हमारी पहली कॉइल है। पहले वाले कॉइल का हमने यहाँ पास दूसरा सिरा लिया, और दूसरी कॉइल का, ये हमारी दूसरी कॉइल हो गई, दूसरी कॉइल का हमने क्या लिया यहाँ पास, ये पहला सिरा लिया। तो हम जो फ्रंट पिच की डिफिनीशन देंगे तो इस प्रकार से देंगे कि आर्मेचर कॉइल के पहली कॉइल का प्रथम कॉइल का दूसरा कंडक्टर और दूसरी कॉइल का पहला कंडक्टर के जो मध्य का अंतर है, मध्य का क्या है, बीच की जो दूरी है, मध्य का अंतर नहीं, जो बीच की दूरी है तो वो क्या कहलाएगी, हमारी फ्रंट पिच कहलाएगी। जो बीच की दूरी है तो वह फ्रंट पिच कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम फ्रंट पिच की क्या डिफिनीशन दे देंगे। एक बार फिर से बोल दें, प्रथम कॉइल की, प्रथम कुंडली की जो दूसरा कंडक्टर है और दूसरी कुंडली की जो पहला कंडक्टर है, उसके बीच की जो दूरी है तो वो क्या कहलाएगी, हमारी फ्रंट पिच कहलाएगी। तो वह फ्रंट पिच कहलाएगी। यहाँ पास हम लिख दें, पहले मैंने बताया बैक पिच, पहली मैंने डिफिनीशन बताया बैक पिच, और दूसरी बताया फ्रंट पिच। ये दो डिफिनीशन मैंने बताया। बैक पिच को किससे हम दर्शा रहे हैं, बाई बी से। फ्रंट पिच को हम बाई एफ से दर्शा रहे हैं। तो ये हो गई बैक पिच और फ्रंट पिच हो गई। अब देखिए इसमें, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, इसका रिजल्टेंट मिलेगा। तो उसको हम रिजल्टेंट पिच बोलेंगे, उसको हम रिजल्टेंट पिच बोलेंगे, या तो परिणात्मक पिच कहें तो क्षेत्र, परिणात्मक क्षेत्र या रिजल्टेंट पिच बोलेंगे। तो इसका जो रिजल्टेंट पिच होगा तो वो क्या होगा, रिजल्टेंट पिच इसका जो होगा तो आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसका रिजल्टेंट पिच होगा। रिजल्टेंट पिच को हम बाई आर से दर्शाएंगे। तो रिजल्टेंट पिच क्या होती है, रिजल्टेंट पिच आपकी इन दोनों कंडक्टर के मध्य का जो अंतर होगा तो वो क्या होगा, रिजल्टेंट पिच होगी। तो रिजल्टेंट पिच को हम क्या बोलेंगे, प्रथम कॉइल, ये प्रथम कॉइल का क्या हो गया, प्रारंभिक सिरा हो गया, और ये दूसरी कॉइल का क्या हो गया, प्रारंभिक सिरा। तो इसको बोलेंगे कॉइल के लगातार प्रारंभिक सिरों के बीच का जो दूरी होगा, कॉइल के लगातार प्रारंभिक सिरों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी रिजल्टेंट पिच कहलाएगी। चूँकि ये प्रारंभिक सिरा हो गया पहली कॉइल का और यह प्रारंभिक सिरा हो गया दूसरी कॉइल का। लगातार हमारी क्या है, दो कॉइलें हैं। तो इन दोनों कॉइलों के लगातार जो
इनकी कॉइलों का जो प्रारंभिक लगातार बीच की दूरी है तो वही क्या कहलाएगी, हमारी रिजल्टेंट पिच कहलाएगी। तो इस प्रकार से आपको डिफिनीशन इसमें बना के याद रखना है। रिजल्टेंट पिच को हमने आर से रिजल्ट को दर्शाया। ये हमारी डिफिनीशन निकल के आ गई। इसमें तो बैक पिच क्या दिख रहा, तरंग बाइंडिंग में इसमें बैक पिच यही दिख रहा बाई बी, ये बैक पिच हो गई। इससे आगे जैसे हमने बढ़ा तो ये पीछे हो गई, तो ये बैक पिच हो गई। अब इसमें फ्रंट पिच क्या दिख रहा आपका, फ्रंट पिच जो दिख रहा तो यहाँ से यहाँ तक का ये फ्रंट पिच है। और इसमें रिजल्टेंट पिच आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट पिच हो जाएगा। इस प्रकार से ये बैक पिच और रिजल्टेंट पिच होती है। बैक पिच और रिजल्टेंट पिच होती है। तो इसमें निरंतर आगे बढ़ती जा रही है तो इसमें क्या होता है, योग होता है। इसमें क्या होता है, योग होता है। इसकी जो रिजल्टेंट पिच होगी वो क्या होगी, बाई बैक पिच प्लस बाई एफ, इन दोनों का क्या होगा, योग होगा। और इसमें क्या होगा, रिजल्टेंट पिच आपकी इसमें जो होगी बाई आर बाई बी माइनस बाई एफ, इन दोनों का अंतर होगी। इसमें इन दोनों का अंतर होगा और उसमें उन दोनों का योग होगा। तो यहाँ पास लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में हमको कुछ टर्म देखने को मिले हैं। अब इसमें एक आता है कम्यूटेटर पिच। तो कम्यूटेटर पिच क्या हो जाएगी, कम्यूटेटर पिच क्या होगी, तो यह कम्यूटेटर जितने कम्यूटेटर को घेर रहा है, एक कंडक्टर एक कम्यूटेटर को लिया, दूसरा कंडक्टर दूसरे कम्यूटेटर को लिया, तो ये जितने कम्यूटेटर को घेरेगा, यहाँ पास एक कंडक्टर एक कम्यूटेटर को लिया, दूसरा कंडक्टर दूसरे कम्यूटेटर को लिया, तो इसका कम्यूटेटर पिच क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे। दो में से एक घट गया तो इसका कम्यूटेटर पिच निकल गया। यहाँ पास देखते हैं कम्यूटेटर पिच क्या है तरंग बाइंडिंग में। तो इसने कम्यूटेटर पिच मतलब 1 से 6 तक इसका क्या है, कम्यूटेटर, एक कम्यूटेटर जो एक कॉइल है तो कितने कम्यूटेटर को लिया, 1 2 3 4 5 6 कम्यूटेटर को घेर रहा है। तो इसका कम्यूटेटर पिच जो हम निकालेंगे तो 6 में से 1 को घटा देंगे, तो जो इसके बीच का अंतर आएगा 5 आएगा, तो इसका कम्यूटेटर पिच क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका कम्यूटेटर पिच 5 हो जाएगा। तो कम्यूटेटर पिच क्या होगा, जो जितने वह आर्मेचर कॉइल जो कम्यूटेटर जितने कम्यूटेटर को क्या करता है, घेरता है, तो वह उसका कम्यूटेटर पिच कहलाएगा। ओके, जितने सेगमेंट को बोल सकते हैं, चूँकि ये टुकड़े हैं, कम्यूटेटर हो या सेगमेंट हो, जितने सेगमेंट को वह घेरेगा वह उसका होगा कम्यूटेटर पिच कहलाएगा। अब इसमें हम इसको नोट कर लीजिए। फिर इसमें हम देखते हैं जो बाइंडिंग होती है, तो बाइंडिंग को हम और क्या किस तरीके से इसमें हम कर सकते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहीं पास हमने अभी क्या किया हूँ, आर्मेचर का जो पूरा कॉइल है, तो हमने एक कॉइल में सिर्फ काम चलाया हूँ,
एक कॉइल में हमने क्या किया हूँ, यहाँ पास दर्शाया हूँ। अब ये तो ज़रूरी नहीं कि आर्मेचर में सिर्फ एक ही कॉइल होती है, एक कॉइल नहीं होती है, उसमें बहुत सारे कॉइल हमको लगाने पड़ते हैं। एक के ऊपर एक कॉइल हमको क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। यहाँ पास एक लेयर की कॉइल है, इसी के साथ हमने दो लेयर की कॉइल को भी हमको लगाना पड़ता है। इस प्रकार से हमको दो लेयर की कॉइल को भी हमको लगाना पड़ता है। तो यह अभी तक हमारी सिंगल लेयर की कॉइल थी। अब हमने दो लेयर की कॉइल को लगा दिया, दो लेयर की कॉइल को हमने लगा दिया। जब इसमें हमने सिर्फ एक कॉइल को लगाया था, यहाँ पास ये हो गया हमारा कम्यूटेटर हो गया, कम्यूटेटर हो गया। और इस कम्यूटेटर के बीच में हमने क्या रख दिया, कंडक्टर रख दिया। इस प्रकार से कंडक्टर रख दिया। तो यदि हम इस पूरे सेट में, आर्मेचर के पूरे सेट में यदि एक लेयर की कॉइल को हमने लगाया है तो उसको हम बोलेंगे सिंप्लेक्स लेयर बाइंडिंग, उसको हम बोलेंगे सिंप्लेक्स लेयर बाइंडिंग। चूँकि यह सिंपल क्या है, एक लेयर की बाइंडिंग है, तो इसको हम सिंप्लेक्स लेयर बाइंडिंग बोलेंगे। यदि हमको यहीं पास एक लेयर की बाइंडिंग के अलावा हमको और ज़्यादा लेयर की बाइंडिंग हमको लगाने की ज़रूरत पड़ी, मतलब इससे ज़्यादा कहे तो मल्टी लेयर, दो से ज़्यादा बोलेंगे तो मल्टी बोलेंगे। एक से ज़्यादा हमको लेयर लगाने की ज़रूरत पड़ी, मतलब मल्टी लेयर हमको लगाने की ज़रूरत पड़ी। ये हो गया हमारा कम्यूटेटर हो गया। कम्यूटेटर हो गया। अब यहाँ कम्यूटेटर में हमने एक से अधिक दो कंडक्टर हमने लगा दिया, दो कंडक्टर लगा दिया, तो इसको हम बोलेंगे मल्टी मतलब बहु। तो यहाँ पास हमने सिंपल एक लेयर लगाया था, अब यहाँ पास मल्टी मतलब एक से अधिक लेयर लगा रहे हैं, तो उसको हम मल्टी लेयर बोलेंगे। अब मल्टी लेयर जो बोलते हैं, तो इसमें यदि हम मल्टी मतलब एम, एक लेयर लगाते हैं तो उसमें एक का गुणा करते हैं। यदि हम इसमें एक से अधिक दो लेयर लगाते हैं तो दो का गुणा करते हैं। यदि इसमें तीन लेयर लगाते हैं तो इसमें तीन का गुणा करते हैं। इसी प्रकार से जितनी भी लेयर लगाते जाते हैं तो उसको हम उतने का गुणा करते जाते हैं। अब इसको हमने एक लेयर लगाया तो उसको हम सिंप्लेक्स बोले थे, दो लेयर लगाया तो उसको हम डुप्लेक्स बोलेंगे, तीन लेयर लगाए तो उसको हम ट्रिप्लेक्स बोलेंगे, चार लेयर लगाएं तो उसको हम क्वाड्रुप्लेक्स बोलेंगे। तो इसी प्रकार से जितने लेयर हम लगाते हैं उतने ही हम क्या करते हैं, नाम बदलते जाते हैं। अब इसमें हमको इतना लेयर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमको क्यों लगाए हम, तो इसमें हम लेयर इसलिए लगाते हैं कि इसमें हमको क्या होगी, पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ जाएगी। पैरेलल पाथ की संख्या जब बढ़ेगी तो इसमें हमको समांतर पथ की संख्या जब बढ़ेगी तो इसमें हमको क्या होगा, फायदे होंगे। इसमें समांतर पाथ की संख्या बढ़ेगी तो हमको फायदे होंगे। कैसे समांतर पाथ की संख्या बढ़ेगी, यहाँ पास देखते हैं। ये हो गया हमारा कम्यूटेटर। अब यहाँ पास हमने क्या किया, एक लेयर बाइंडिंग को हमने लगा दिया। एक लेयर बाइंडिंग को हमने लगा दिया, तो इसको हम सिंप्लेक्स लेयर बाइंडिंग बोले थे। अब यहाँ पास हमने इससे ज़्यादा दो लेयर की बाइंडिंग को लगाना चाहते हैं, तो दो लेयर की बाइंडिंग को लगाना चाहते हैं
तो यहाँ पास दूसरी लेयर की बाइंडिंग को हमने लगा दिया, दूसरी लेयर की बाइंडिंग को हमने लगा दिया। ये दूसरी लेयर की बाइंडिंग हो गई। तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, दूसरी लेयर की बाइंडिंग लगाने से हमको क्या देखने को मिल रहा है? तो इसमें यह देखने को मिल रहा है कि जो कॉइल है तो इसमें पाथ की जो संख्या है, समांतर पाथ की जो संख्या है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब इसमें समांतर पाथ की संख्या बढ़ गई। अब इस कम्यूटेटर से जो निकलने वाली धारा है तो उस धारा का हमको निकलने के लिए ज़्यादा मार्ग मिल गए, धारा को निकलने के लिए ज़्यादा मार्ग मिल गए। चूँकि समांतर पथ में जो धारा होती है तो वो क्या होगी, समांतर पथ में धारा जितने ही, मान लेते हैं कोई जनरेटर हो गया हमारा, यहाँ पास EMF उत्पन्न करके हमको दे रहा है। अब यहाँ पास हमने क्या किया, लोड लगा दिया। अब यहाँ पास धारा निकल रही है तो इस धारा को जाने के लिए अभी एक पथ है, और हमने लोड को लगा दिया तो इस धारा को जाने के लिए दो पथ मिल गए, और हमने लोड लगा दिया, धारा को जाने के लिए तीन पथ मिल गए। तो मतलब धारा को निकलने के लिए क्या हुआ, हमको पथ बढ़ते गए। तो इससे हमारी धारा क्या होगी, धारा हम ज़्यादा निकाल सकते हैं, धारा हमको ज़्यादा मिलेगी। लेकिन समांतर में वोल्टेज तो फिर क्या होगी, समान होगी। तो इसमें वोल्टेज क्या होगी, यदि हम टर्म की संख्या बढ़ाते हैं तो वोल्टेज समान होगी, मतलब उससे बढ़ेगी नहीं। तो कह सकते हैं बढ़ेगी नहीं। तो जब टर्म की संख्या बढ़ा रहे हैं वोल्टेज नहीं बढ़ रही तो उसको हम कहेंगे घट रही है एक प्रकार से। तो इसमें जो मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग है, तो यदि हमको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है तो मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग यूज नहीं करते, उसमें हमको वोल्टेज कम ही मिलती है। ज़्यादा हमको जब धारा की आवश्यकता हो और कम वोल्टेज की आवश्यकता हो तो वहाँ पास हम मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग का यूज़ करते हैं। मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग यूज़ कब करते हैं, जब हमको ज़्यादा धारा की आवश्यकता हो और कम वोल्टेज की आवश्यकता हो तो वहाँ पास हम मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, समांतर पथ की संख्या बढ़ जाती है तो हमको धारा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो इसके आगे हम अब बढ़ाएंगे लैप और वेव बाइंडिंग में डिफरेंस। आज इतना ही। लैप और वेव बाइंडिंग में डिफरेंस आगे हम बताने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेके आने वाले हैं। ओके, सो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको।